हमारे भारत में एक दोहा प्रचलित है, जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहें दो म्यान। यह दोहा हमें सिखाता है कि किसी व्यक्ति को उसके जाति धर्म या बाहरी पहचान के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान, चरित्र और गुणों के आधार पर आंकना चाहिए। लेकिन सरकार पूछ रही है कि आपका कास्ट क्या है, कौन जात हो। कहा यह भी जा रहा है कि एक तरफ धर्म के आधार पर कश्मीर में हमला होता है, काफी सारे यहां पे टूरिस्टों को मार दिया जाता है। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार अब यहां पर कुछ बड़ा करेगी, लेकिन इसी बीच सरकार पूछ लेती है कौन जात हो, यानी कि कास्ट सिस्टम के आधार पर भारत में होगा सेंसस। अब सवाल यह है कि क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए, जो आप सभी यहां पर इसका उत्तर दे सकते हैं। अब इसको लेकर के देखिए दो तरीके के सवाल आते हैं कि क्या भारत में कास्ट सिस्टम आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से एक बहुत जरूरी पहलू है, सभी समुदायों को एक बेहतर प्रतिनिधित्व देने के लिए, उन्हें विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए और सामाजिक स्तर पर एक समानता की स्थिति प्राप्त करने के लिए, या फिर यह कास्ट सिस्टम इसलिए कराया जा रहा है ताकि एक वोट बैंक की राजनीति की जा सके, एक जातिगत यहां पे राजनीति की जा सके। अगर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाए तो यह शायद भारत के विकास का एक बड़ा पहलू हो सकता है, लेकिन अगर इसे वोट बैंक के तौर पर देखा जाएगा तो भारत में एक विभाजन की स्थिति भी बनी रह जाएगी। तो चलिए आइए समझते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो कास्ट सिस्टम के आधार पर सेंसस कराया जाता था, भारत में जो लंबे समय तक यहां पे आजादी के बाद बंद रहा, वापस से यहां पर क्यों शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले देखें तो कल यहां पर चर्चा का यह विषय बन जाता है जब केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर के यहां पर एक कैबिनेट मीटिंग में यहां पर इसको मंजूरी दे दी जाती है और इसे एक सुपर कैबिनेट समिति की मीटिंग के दौरान इस पर सहमति बनी। इसके बाद यहां पर जातिगत जनगणना को लेकर के अश्विनी वैष्णव आते हैं, वो कहते हैं कि यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में ना आए, जातिगत जनगणना किसी एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में सम्मिलित होगी और इससे समाज में सामाजिक आर्थिक दृष्टि से यहां पे मजबूत है। जो ये पहलू है सामाजिक आर्थिक विकास, सोशल इकोनॉमिक, ये एक अगर आधार बनता है तो भारत के विकास का एक अहम पहलू हो सकता है। अगर हम बात करें कि कास्ट सिस्टम होता क्या है, देखिए जब यहां पर समाज में जनगणना के साथ साथ आपसे यह भी पूछा जाए कि आपकी जाति क्या है, जब जाति के आधार पर लोगों से यहां पर सर्वे कराया जाता है, जनगणना होती है, एक सेंसस होता है, तो उसे कहा जाता है जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस, जो कि यहां पर होने जा रही है। अब क्वेश्चन यह भी है कि भारत में जब अंग्रेज यहां पर इसे जातिगत जनगणना को शुरू कराया था और उसके पश्चात इसका वर्तमान समय तक 2025 तक आते आते बीच में इसे बंद क्यों कर दिया गया था, तो पूरी घटनाक्रम को हम समझते हैं, उसका इतिहास कास्ट सेंसस का समझते हैं। देखिए अंग्रेज जो है जातिगत जनगणना को कराते थे, लेकिन आजाद भारत में यह बंद हो गई। अंग्रेज क्यों कराते थे, सवाल यह भी है। तो देखिए 1931 तक यहां पर कास्ट सेंसस ऐसा चलता रहा। 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। यानी कि देखा जाए तो भारत के संविधान निर्माता और आजाद भारत की पहली कैबिनेट, जिसमें नेहरू, पटेल और अंबेडकर और मौलाना आजाद जैसे नेता थे, ये यहां पर इसके आगे बढ़ाने यानी कास्ट सिस्टम को लेकर के यहां पर किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी, इसको लेकर के डिस्कस करते हैं। 1881 में देखा जाए तो पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी और उसमें जातियों की गिनती हुई थी। इस कैबिनेट समिति के द्वारा तय किया जाता है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि यह समाज में विभाजनकारी हो सकता है। और आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ SC ST की यहां पर गिनती होती है। जनगणना में SC ST की गिनती इसलिए कराई क्योंकि उन्हें आरक्षण देने के संवैधानिक बाध्यता थी और सिर्फ SC ST की गणना होती थी, बाकी की जातियों की गणना नहीं होती थी। 2011 के बाद कास्ट सेंसस के आंकड़े कभी सार्वजनिक भी नहीं किए गए, लेकिन अगर हम देखें 1980 के दशक में जाति आधार पर बनी कई पार्टियों ने शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर के लगातार अभियान चलाया और कास्ट सिस्टम को भारत में लागू करने की बात कही, इसको जनगणना कराने की बात की गई। 1979 में पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन के मुद्दे पर मंडल कमीशन ने OBC जातियों को आरक्षण देने की सिफारिश करते हैं। 1990 में तब VP सिंह ने इसे लागू किया और इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। 2010 तक आते आते स्थिति हो जाती है लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं के द्वारा OBC नेताओं ने मनमोहन सरकार पर जातिगत जनगणना करने का दबाव बनाया और पिछड़ी जाति के कांग्रेस नेता भी ऐसा यहां पर करना चाहते थे। इसके बाद 2011 में मनमोहन सरकार ने सामाजिक आर्थिक जनगणना यानी कि SECC कराने का फैसला लेती है। इसके लिए 4,389 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया जाता है। 2013 में यह जनगणना पूरी होती है, लेकिन इसमें जातियों के डेटा यहां पे सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं।
2016 मोदी सरकार ने जातियों को छोड़ बाकी सारा डेटा सार्वजनिक किया था। तब सरकार का कहना था 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई थी उसमें कई खामियां थी और इस कारण से हम उसे यहां पर लागू नहीं करेंगे या उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो ये तो पूरा इतिहास रहा। फाइनली जाके 2025 में सरकार इसे यहां पे लागू करने जा रही है और कह रही है कि देखिए भैया जातिगत जनगणना यहां पे जब होगी, लेकिन क्वेश्चन है कि जनगणना में कौन कौन से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक फॉर्म यहां पर मिलेगा इस तरीके का, और इस फॉर्म में कई तरीके के आपको सवाल रहेंगे जिसको भरना होता है। इसमें देखा जाए तो टोटल ऐसे 29 सवाल रहते हैं। ये एक फॉर्म में रहता है, 29 कॉलम रहते हैं। इसमें अगर आप देखें नंबर 8 में यहां पे लिखा होता है कि इसमें SC/ST को लेकर के यहां पर गणना करनी होती कि आप SC/ST हैं या नहीं, उसको भरना होता था। लेकिन अब इसी कॉलम में सभी जातियों की डिटेल यहां पर भरी जाएगी, जो यहां पर बाकी जानकारी के साथ साथ कि नाम क्या है, परिवार के मुखिया, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय की आयु, धर्म और उसके साथ साथ जाति का SC/ST की जगह वहां पे एक जाति का कॉलम आ जाएगा। इसके अलावा डिसेबिलिटी, मातृभाषा, अन्य भाषा का ज्ञान, लिटरेसी स्टेटस, बच्चे की स्कूल, उच्च शिक्षा, रोजगार स्थिति, आर्थिक सोर्स, वर्तमान काम, नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉय, काम की श्रेणी, अगर काम नहीं करते हैं, काम की तलाश कर रहे हैं, काम के लिए कितनी दूर कैसे जाते हैं, जन्म स्थान, माइग्रेशन, अगर देश छोड़ा है तो क्यों, कितने समय के लिए छोड़ा, कितने बच्चे हैं और कितने पैदा हुए हैं, और इस तरीके के आपके टोटल 29 सवाल रहते हैं। ये सारी जानकारी आपको इसमें भरनी पड़ती है। तो जातिगत जनगणना यहां पर क्या जरूरी है? तो देखिए जरूरी, जैसे मैंने कहा कि सामाजिक आर्थिक स्थिति से लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी कि हर जाति को सामाजिक आर्थिक स्थिति पर, नौकरी में, शिक्षा के स्तर पर उसका लाभ मिले। आरक्षण में भी यहां पर कई बार बदलाव होता है कि यहां पर जितने वर्ग में कितने लोग हैं और उनको कितना आरक्षण मिल रहा है, क्या उचित मात्रा में यहां पर सभी को आरक्षण मिलता है, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है, तो उसके लिए भी जरूरी है। चाहे वो नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे अन्य यहां पर पहलू हो, सरकार की योजनागत पहलू हो, उन सभी के लिए जातिगत जनगणना जैसे पहलुओं के माध्यम से एक बेहतर और विकास के पथ को यहां पर क्लियर किया जा सकता है, अग्रसर किया जाता है और बेहतर प्लान बनाया जा सकता है जो देश के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले सरकार ने जो हामी भरी है, तो यहां पर आपको जातियों में की गणना कराने को लेकर के एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। कौन सा एक्ट? जनगणना एक्ट 1948। इसमें SC/ST की गणना का प्रावधान है। ओबीसी की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा। इससे ओबीसी की 2650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 1270 SC हैं, 748 ST जातियां हैं और 2011 में SC आबादी में 16.6 और ST आबादी में 8.6% की वृद्धि हुई है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। SC और ST के यहां पर आपके पास आंकड़े हैं, लेकिन बाकी वर्ग को लेकर के यहां पर आपके पास जो आंकड़े नहीं हैं, अब जातिगत जनगणना के आधार पर ये आंकड़े आपके समक्ष आ जाएंगे। तो फिलहाल आज के सत्र में इतना ही। कास्ट सेंसस को लेकर के ऐसे इंपॉर्टेंट करंट न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल्स को लगातार सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।